Your Excellencies, President Antonio Costa, और प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लायन, जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। दोस्तों, इंडिया और ईयू ने एक ऐसा डील साइन किया है जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। The biggest trade deals in history. We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. The timing is significant. Both sides have been working on this deal for almost 2 decades. To double EU exports to India in the next 6 years. It will also be easier for Indian goods like textiles, gems, and jewelry to enter Europe with no tariffs. एक तरफ है यूरोपियन यूनियन जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरी तरफ है हमारा भारत, दुनिया की 4th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इस डील की वजह से भारत को पूरे 27 यूरोपियन नेशंस का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, जहां 99% एक्सपोर्ट्स पर जीरो टैक्स होगा। और रिपोर्ट्स तो यहां तक क्लेम कर रही हैं कि अगले 5 सालों में हमारा एक्सपोर्ट 100% से जंप कर सकता है। And we have total trade of at around $136 billion in bilateral merchandise trade trajectory, which is expected to double in the next 5 years with the signing of free trade agreement. ये डील इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आज डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी टेंशन में है और भारत सरकार ये बता रही है कि इस डील से मेक इन इंडिया को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने जा रहा है। Free trade agreement concluded between India and the European Union marks the beginning of India's next major strategic and economic leap. मेक इन इंडिया को तो इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। मेक इन इंडिया के लिए एक प्रकार से बड़ी मार्केट खुलेगी 27 देशों की। This will directly benefit India's labor-intensive and export-driven sectors. लेकिन जहां मीडिया सिर्फ इसके पॉजिटिव साइड्स बता रही है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा कि जब इंडिया ने जापान, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ FTA साइन किया, इंडिया को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं जिससे इंडिया को फायदा नहीं हो पाता। तो इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आखिर होता क्या है, इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होगा, जापान, सिंगापुर और थाईलैंड के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में भारत को नुकसान क्यों हुआ और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से एक आम भारतीय को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोधा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक ऐसी डील होती है जिसमें 2 देश डिसाइड करते हैं कि उनके बीच होने वाला जो ट्रेड है उस पर लगने वाले टैक्सेस या तो कम कर दिए जाएंगे या फिर पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। इससे दोनों देशों में प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, ट्रेड फास्ट हो जाएगा और दोनों इकोनॉमीज को लॉन्ग टर्म फायदा मिलता है। जैसे इंडिया की कोई कंपनी अगर यूरोप में कॉटन टी शर्ट बेचती है तो उस पर आज 9 से 12% की भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन FTA के बाद ये 0% हो जाएगी। इससे बांग्लादेश और टर्की जैसे देशों के मुकाबले इंडियन कपड़े यूरोप के मॉल्स में सस्ते मिलेंगे, जिससे इंडियन टी शर्ट ब्रांड्स ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। सिमिलरली, यूरोप के लग्जरी कार्स जैसे BMW और मर्सिडीज पर इंडिया पर अभी 66% टू 125% तक का टैक्स लगता है, लेकिन FTA के बाद अगर ये टैक्स कम होता है तो वही कार इंडिया में सस्ती हो जाएगी। तो इससे अगेन कार की सेल्स बढ़ेगी और यूरोपियन ब्रांड्स ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। इफ दिस इज क्लियर, अब ये समझते हैं कि FTA किस तरह इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। दोस्तों, FTA 2 बड़े तरीकों से इकोनॉमी की मदद करता है। पहला है टैरिफ एलिमिनेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडियन टी शर्ट ब्रांड टैक्स कम होने के बाद यूरोपियन मार्केट से ज्यादा पैसा कमाएगा और यूरोपियन कार कंपनी इंडिया से ज्यादा पैसा कमा पाएगा। तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं और ईज ऑफ ट्रेड बढ़ जाता है। दूसरा फायदा है सप्लाई चेन। जैसे आईफोन के जो चिप्स होते हैं वो बनते हैं ताइवान में, उनके स्क्रीन्स बनते हैं कोरिया में और वो असेंबल होते हैं चाइना में। अब प्रॉब्लम तब होती है जब हर कंपोनेंट बॉर्डर क्रॉस करते वक्त टैक्स और अप्रूवल्स में अटक जाता है। तो हर कंपोनेंट का बॉर्डर पर इंस्पेक्शन होता है, लंबी लाइंस होती हैं और हर पार्ट की वैल्यू चेक होती है
ताकि टैक्स कैलकुलेट हो सके। इसमें कभी दिन कभी हफ्ते लग जाते हैं। इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसमें कई बार बिजनेसेस सिर्फ इसलिए बैंकरप्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका माल अटक जाता है। तो इवेंचुअली सप्लाई चेन स्लो हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। इनफैक्ट इसी वजह से 70,000 का आईफोन आपको इंडिया में मिलता है 80,000 रुपए में, क्योंकि उस पर बहुत सारा टैक्स लगता है। लेकिन FTA के अंडर दोनों देशों के मार्केट्स लिंक होते हैं और जो भी प्रोडक्ट FTA के एग्रीमेंट में आता है उस देश को और उस प्रोडक्ट को एक VIP पास मिल जाता है। इस VIP पास से ना उन्हें टैक्स लगता है ना बॉर्डर पर ज्यादा इंस्पेक्शन होती है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती हैं और दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इफ दिस इज क्लियर, अब समझते हैं कि जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात 18 सालों से हो रही है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अचानक से आज साइन क्यों हो गया। दोस्तों यहीं पर आपको जियोपॉलिटिक्स का खेल समझना होगा। इस FTA के पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला है द डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने इंडिया और यूरोप दोनों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप का साफ कहना है कि या तो मेरी सुनो या भारी टैक्स भरो। तो आज इंडिया रशिया से तेल लेता है तो ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ थोप दिया। वहीं EU पर ट्रंप ने 15% जनरल टैरिफ लगाया और ग्रीनलैंड के डिस्प्यूट पर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इसीलिए EU को भी ये समझ आ गया है कि अगर US ने उन पर और टैरिफ लगा दिया तो उनकी इकोनॉमी हिल जाएगी। तो दोनों EU और इंडिया को एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर की जरूरत है। द सेकेंड रीजन इज द चाइना +1 शिफ्ट। दोस्तों पहले चाइना चीप लेबर मार्केट हुआ करता था, लेकिन अब चाइनीज वर्कर्स के वेजेस इतने बढ़ चुके हैं कि आज जहां चाइना में वर्कर वेजेस $8 to $10 पर आवर पर है, वहीं इंडिया में वर्कर वेजेस सिर्फ $1 to $2 पर आवर है। सेकेंडली चाइना की पॉपुलेशन अब एज होते जा रही है, तो आगे चल के वर्कर्स की कमी पड़ सकती है। इसीलिए कई सारी कंपनीज चाइना के अलावा बाकी एशियन कंट्रीज में भी अपना बेस बनाना चाहते हैं। इसके अलावा चाइना में लग रहे हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज, और इन लॉज के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है, जो कि वो डिफाइन करते हैं, तो चाइना उनके रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स को देने से मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल EU आज ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इनके लिए चाहिए गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट, और इन सारे रॉ मटेरियल्स पर चाइना का मोनोपोली कंट्रोल है। तो कल अगर चाइना चाहे तो वो इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट को रोक सकता है, और ऐसी पॉलिसीज की वजह से चाइना से देशों का भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि कल को चाइना ये भी बोल सकता है कि आपकी सारे फैक्ट्रीज बंद करो क्योंकि आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हो। और इसी ट्रस्ट इशू की वजह से कई सारी कंपनीज चाइना के अलावा अपना एक और बेस बनाना चाहते हैं, एंड वन सच बेस इज इंडिया। इसीलिए कहते हैं चाइना +1, यानी चाइना के अलावा एक और कंट्री के साथ पार्टनरशिप विच इज लार्जली सेंटर्ड अराउंड एशिया। अब इस केस में बरसों तक फोक्सवैगन और सीमेंस जैसी यूरोपियन कंपनीज ने चाइना को अपना घर बनाया, लेकिन FTA की वजह से ये सारे फैक्ट्रीज तमिलनाडु और महाराष्ट्र आ सकते हैं, जिससे इंडिया में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। तो दोस्तों ये डील सिर्फ व्यापार नहीं, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इंडिया को चाहिए इन्वेस्टमेंट और जॉब्स, और EU को चाहिए ट्रंप और चाइना से छुटकारा। तो ऑन द आउटसाइड लगता है कि इसमें तो फायदा ही फायदा है, राइट? तो इसमें बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? लग्जरी कार सस्ते हो जाएंगे, टेक्सटाइल और केमिकल कंपोनेंट्स के बिजनेस स्कोप्स बढ़ जाएंगे, और इंडिया में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये बात तो बढ़िया है, राइट? लेकिन दोस्तों ये बात इतनी सिंपल नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। पहले तो दोस्तों ये सारे टैरिफ तुरंत कम नहीं होने वाले। पहले यूरोपियन कमीशन में वोटिंग होगी, फिर हर देश के पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, और उसके बाद ये टैरिफ पास होंगे। एंड लुक एट दिस, केमिकल्स पर तो टैरिफ इंस्टेंटली हट जाएंगे, लेकिन कॉस्मेटिक्स के टैरिफ्स 5 से 7 साल में निकलेंगे। प्लास्टिक्स में मोस्टली 7 साल बाद निकलेंगे। कार पार्ट्स पर हटने में 5 से 10 साल लगेंगे, और इसी तरह इसको पूरी तरह से लागू होने में कई साल लगने वाले हैं। बट इट्स अ स्टार्ट, सो इट्स अ गुड थिंग ओवरऑल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट में। FTA जब भी हम साइन करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि FTA का यूटिलाइजेशन रेट क्या है। यूटिलाइजेशन रेट ये बोलता है कि अगर 100 ट्रेडर्स FTA के लिए एलिजिबल है, पर उसमें से अगर सिर्फ 20 लोग उसका पेपर वर्क कंप्लीट करके उसका पूरा फायदा उठा पाते हैं, तो यूटिलाइजेशन रेट यहाँ पर है 20/100 = 20%। बाकी 80 लोग अभी भी पूरा टैक्स दे रहे हैं या उनका सामान एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाता। इससे क्या होता है, इंडियन ट्रेडर्स कभी एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, लेकिन एट द सेम टाइम
हमारा इंपोर्ट बहुत ही तेजी से बढ़ता जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। इससे हम एक्सपोर्ट तो कम कर पाते हैं लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो हमें हमेशा लगता था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा सिर्फ इंपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट नहीं। लुक एट दिस, जब से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जापान के साथ हमारा डेफिसिट 14 साल में 5.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 12 बिलियन डॉलर पहुंच गया। थाईलैंड के साथ जो ट्रेड डेफिसिट 0.2 बिलियन डॉलर्स का था वो एफटीए के बाद 9.4 बिलियन डॉलर्स के मैसिव डेफिसिट में बदल गया। और सिंगापुर के साथ हम 2.2 बिलियन डॉलर्स के सरप्लस में थे, लेकिन आज हमारे बीच में 8 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट है। यानी पहले हम सिंगापुर को 2.2 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, आज हम 8 बिलियन डॉलर्स ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो नेट इन केसेस में स्पेसिफिकली एफटीए से सिर्फ हमारे फॉरेन पार्टनर्स का फायदा हुआ है और इंडिया का कम फायदा हुआ है। और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप के बढ़ने से क्या होता है, रूपी डेप्रिशिएट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बाहर के फैक्ट्रीज में चले जाती है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर होती है और रूपी के डेप्रिशिएट होने से क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। ये होता है दोस्तों एफटीए का नुकसान। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे ट्रेडर्स इस एफटीए का फायदा क्यों नहीं उठा पाते? वेल, फर्स्टली हमारे फॉरेन पार्टनर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि हमारे ट्रेडर्स कभी उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर ही नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, जापान के हेल्थ और सेफ्टी रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इंडियन फार्मा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहां रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण है नॉन टैरिफ बैरियर। जैसे कोरिया ने टैक्स तो कम किया पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उनके इतने टफ रखे हैं कि इंडियन स्टील और एग्रीकल्चर वहां पहुंच ही नहीं पाता। तो इससे हमें समझ में क्या आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर गुड प्रोवाइडेड हमारे ट्रेडर्स उसका फायदा उठा पाए। और यहीं पर दोस्तों 3 बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हो। पहला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एडवाइजरी और कंप्लायंस का गैप। जैसे मैंने बताया, ट्रेडर्स पेपर वर्क की वजह से एफटीए का फायदा नहीं उठा पाते। तो अब आने वाले टाइम में ऐसी कंसल्टेंसी फर्म्स की डिमांड बढ़ेगी जो छोटे एक्सपोर्टर्स को ईयू के स्टैंडर्ड्स और रूल्स ऑफ ओरिजिन समझा सके। दूसरा है स्टैंडर्ड कंप्लायंट वेयरहाउसिंग एंड कोल्ड चेन। इंडिया में ऐसे हाईटेक वेयरहाउसेस और कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत होगी जो ईयू सर्टिफाइड हो। तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आपके पास आएंगे ताकि उनका सामान बॉर्डर पर रिजेक्ट ना हो। एंड लास्टली, देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर ग्रीन सप्लाई चेन ऑडिटिंग। यूरोप अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ला रहा है, यानी वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेगा जिन्हें बनाने में कार्बन कम प्रोड्यूस हो। तो सस्टेनेबिलिटी ऑडिटिंग भी एक गोल्ड माइन बन सकती है। इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ एफटीए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।